हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कोलाइड का। तो हमारे सिलेबस में कोलाइड के निर्माण की विधियां, कोलाइड का शुद्धिकरण तथा कोलाइड के विशिष्ट गुणधर्म भी दिए हुए हैं, जिनका अध्ययन हम अलग अलग लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये जो कोलाइड है, ये केवल अपनी थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल के अंदर भी है। किसमें है? प्रैक्टिकल में। तो ये आपके प्रैक्टिकल में जो कोलाइड है उसको आप खुद हाथ से बनाओगे, यानी सोल के रूप में बनाओगे। यानी ये आपके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी एक पार्ट है। और इस कोलाइड में से वाइवा के प्रश्न भी बनते हैं। तो एग्जामिनर पूछता भी है कोलाइड क्या होता है, या इसके विशिष्ट गुणधर्मों को भी पूछा जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज कोलाइड, और हम इस कोलाइड का अब विस्तृत रूप से अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि कोलाइड जो है ये क्या है। तो कोलाइड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे लिया गया? एक ग्रीक भाषा के शब्द। तो देखो, ये ग्रीक भाषा के शब्द कोला से लिया गया। किससे लिया गया है? कोला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कोला जो है इसका शाब्दिक अर्थ है गोंद के समान। कैसे? गोंद। अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है कोलाइड करना COLLO, जबकि यहां पर KOLL क्या लिखा हुआ है? आपके A लिखा है। तो ये कुछ अलग अलग लैंग्वेजों में अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे सोडियम को अपन क्या कहते हैं? नेपचूनियम, जबकि सोडियम में S होना चाहिए उसका, जबकि सिंबल क्या होता है? Na होता नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो ग्रीक भाषा का शब्द है कोला, उससे कोलाइड शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोंद। यानी हम क्या कहेंगे, जो गोंद के समान जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइड। तो हम क्या कह सकते हैं? गोंद के समान। इसका मतलब क्या? कोलाइड का मतलब क्या हो गया? गोंद के समान, गोंद या गम के समान, गम के समान जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे जेल है, गोंद खुद है, स्टार्च का विलयन है, ये सब किसके अंदर आएंगे? कोलाइड के अंदर आएंगे। दूध भी कोलाइड के अंदर आता है। ठीक है। तो अब देखो, ये वो आपके कोलाइड की शाब्दिक परिभाषा, यानी शब्द क्या कहता है, कोलाइड क्या है। अब सबसे पहले थॉमस ग्राहम नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? थॉमस ग्राहम। उसने देखा कि कुछ पदार्थ जो है वो जांतो झिल्ली से क्या हो जाते हैं? विस्तृत हो जाते हैं। यानी जांतो झिल्ली या चर्म पत्र जो होता है उससे कुछ पदार्थ क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। उनको उसने नाम दिया क्रिस्टलोइड। क्या नाम दिया उसने? क्रिस्टलोइड। और जो पदार्थ इस जांतो झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं उन्हें क्या नाम दिया? कोलॉइड। ठीक है। तो एक बात क्या ध्यान रखना कि जो जांतो झिल्ली या चर्म पत्र जो होता है उसमें जो पाए जाने वाले होल या छिद्र है उनका आकार फिल्टर पत्र के छिद्र या होल से भी छोटा होता है। तो आप कहेंगे सर आप तो ऐसे ही बोल देते फिल्टर पत्र से निकल जाता। नहीं, जांतो झिल्ली से। ठीक है। तो जांतो झिल्ली से अगर कोई पदार्थ निकल रहा है या विस्तृत हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? क्रिस्टलाभ। और जो नहीं निकल रहा है उसे अपन क्या कहेंगे? कोलॉइड। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अब देखो, थॉमस ग्राहम ने कोलाइड को पदार्थ बताया। क्या बताया? पदार्थ, जिसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे पदार्थ है क्या है। ठीक है। तो थॉमस ग्राहम ने क्या कहा? इसको पदार्थ कहा है। तो क्या कहेंगे? थॉमस ग्राहम के अनुसार पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे? थॉमस ग्राहम के अनुसार पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं या निम्न प्रकार के होते हैं। पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले इसने क्या लिया? जैसे अपन क्रिस्टला पढ़ रहे हैं,
या कोलॉइड पढ़ रहे हैं तो अपन पहले कोलॉइड ले लेते हैं। तो पहला इसने क्या बताया, कोलॉइड। क्या बताया इसने, कोलॉइड। अब देखो कोलॉइड क्या है कि वह पदार्थ जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते, यानी जांतव झिल्ली से नहीं गुजरे। तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे गोंद, जेल या स्टार्च का विलयन। ठीक है, सब किसके अंदर आएंगे, कोलॉइड के अंदर। तो क्या लिखेंगे, थॉमस ग्राम ने जो बताया था इसके बारे में वो लिखेंगे, यह पदार्थ जांतव झिल्ली, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, चर्मपत्र, जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते। विस्तृत यानी गुजरते नहीं है, छनते नहीं है, ऊपर रह जाते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, बोलो, इसका एग्जाम्पल हो गया आपके गोंद खुद। तो एक तो क्या आपके गोंद है और जेल है, गोंद है, जेल है, स्टार्च का विलयन है, ये इसके अंदर आता है। और स्टार्च का विलयन आप खुद लैब के अंदर बनाओगे, स्टार्च का सोल, गोंद का सोल, ये गम एरेबिक का सोल, ये आपको खुद को लैब के अंदर बनाना है। तो मैंने कहा ये प्रैक्टिकल का भी एक टॉपिक है, ध्यान रखना। तो ये हुआ कोलाइड। तो देखो थॉमस ग्राम ने इसको क्या कहा गया है, कोलाइड या जो क्रिस्टल आप लेंगे इनको पदार्थ के रूप में लिया, ध्यान रखना। दूसरा आपके है तो जो जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं वो तो क्या कहलाए, कोलाइड। और जो जांतव झिल्ली से विस्तृत हो जाएंगे उसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाब। क्या कहेंगे इसे, क्रिस्टलॉइड। इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलॉइड और हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलाब। तो क्या लिखेंगे, यह पदार्थ जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। जैसे अब कौन छन जाएगा, देखो ये जो है जैसे NaCl नमक का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन, तो ये क्या हो जाएंगे, जांतव झिल्ली से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, जैसे क्या लिखेंगे, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन या शर्करा का जलीय विलयन इसके अंदर आएगा आपके। ठीक है, तो थॉमस ग्राम ने जब सबसे पहले बताया तो उसने पदार्थों को दो प्रकारों में बांटा, किसे, कोलॉइड और दूसरा कौन सा है आपका, क्रिस्टलाब। क्या है दूसरा प्रकार, क्या है आपका, क्रिस्टलाब। तो इसके अनुसार क्या है कि जो पदार्थ विस्तृत नहीं हुए, जो जांतव झिल्ली के ऊपर रह गए वो क्या कहलाए, कोलॉइड, और जो निकल गया वो क्या कहलाए, क्रिस्टलाब कहलाए। अब अपन क्या करते हैं, जो ये इसने जो परिभाषा बताई जिसमें पदार्थ शब्द काम लिया, क्या काम लिया, पदार्थ। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो है, या आधुनिक वैज्ञानिक के मतानुसार ये पदार्थ नहीं है, ये एक पदार्थ की प्रावस्था है। समझो क्या करेंगे इसमें, हम जैसे एक विलय और एक विलायक लिया, यदि विलय और विलायक को मिला दिया तो वही पदार्थ क्रिस्टलाब भी हो जाएगा और वही पदार्थ कोलॉइड हो जाएगा। यानी यह जो है पदार्थ नहीं होकर एक पदार्थ की अवस्था होगी, जिसे हम अभी उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। तो कथन आता है वो प्रश्न के रूप में आता है। कथन है
कि कोलाइड एक पदार्थ न होकर एक पदार्थ की अवस्था है। क्या है? एक अवस्था है। क्यों? क्योंकि ये कणों के आकार पर निर्भर करती है, जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसको अभी अपन उदाहरण से देखते हैं। तो क्या कथन है आपका? कथन है कभी कभी ये कथन को स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या कथन है? कोलॉइड एक पदार्थ न होकर पदार्थ की एक अवस्था है। एक अवस्था है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। आकार पर निर्भर करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठकर आ जाता है, ध्यान रखना कि कोलॉइड एक पदार्थ ना होकर पदार्थ की एक अवस्था है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है, सिद्ध कीजिए। तो कैसे? देखो, जैसे हम एक इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो, पहली कंडीशन देखते हैं। यदि मैं NaCl को जल के अंदर डाल दूं, यानी नमक जो है उसको पानी में घोल दे, तो उस समय क्या कहलाएगा? कि वह आपके उस समय क्रिस्टलाभ कहलाएगा। और यदि NaCl को बेंजीन में डाल दूं तो वो कोलाइड की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? कोलाइड की तरह। तो क्या हो गया? जैसे पहला क्या हो गया? NaCl का जलीय विलयन, ये क्या है? NaCl का जलीय विलयन क्या है आपका? जलीय विलयन क्या है? अभी क्या बताया था आपको? ये क्रिस्टलाभ है। क्या है? क्रिस्टलाभ है। ठीक है। और यदि क्या करें? NaCl है, NaCl का बेंजीन में विलयन, किसमें? बेंजीन। तो आज का होमवर्क, बेंजीन का सूत्र बताइए और बेंजीन का अणुभार बताना। ठीक है। NaCl का बेंजीन में विलयन, अगर अपन NaCl को किस में घोल दे? बेंजीन में घोल दे, तो वो क्या कहलाएगा आपके? तो उस समय कहलाएगा आपके कोलॉइड। क्या कहलाएगा? कोलॉइड। हो गया चेंज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, यदि साबुन जो है, साबुन का जलीय विलयन होगा तो वो कहलाएगा कोलाइड। तो उल्टा हो गया। NaCl को अगर अपन जल में घोल रहे तो क्या है? क्रिस्टलाभ है। जबकि साबुन को जल में घोलेंगे तो बन जाएगा कोलॉइड, मिसेल बन जाएगा, जिसका अपन एक विस्तृत वर्णन करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिसेल का पूरा वर्णन करके बताएंगे मिसेल कैसे बनता है, मिसेल में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, पूर्ण जानकारी उसके अंदर आपको देंगे। तो क्या है दूसरा उदाहरण? साबुन का जलीय विलयन। तो साबुन का जो जलीय विलयन है वो क्या होगा? वो अब हो गया आपके क्या? कोलॉइड। क्या हो गया? कोलॉइड। और यदि आपने क्या करा? साबुन का कौन सा विलयन लिया? साबुन का एल्कोहल में विलयन। साबुन का एल्कोहल में विलयन,
या इसे अपन क्या कह सकते हैं, एल्कोहल ही विलयन। एल्कोहल में विलयन लोगे तो क्या बन जाएगा ये, अब ये बन जाएगा क्रिस्टलाभ। क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाभ। तो देखो क्या समझ में आपको कि कोलोइड एक पदार्थ नहीं है, कोलोइड एक पदार्थ नहीं है, क्या है, ये एक प्रावस्था है। तो डिपेंड करेगी कि आपने कैसा विलायक लिया, क्या विलय लिया, ठीक है, इसके आधार पर ही हम कोलाइड को बता सकते हैं। तो ये आधुनिक मतानुसार जो था आपके, क्या है, इसका जो थॉमस ग्राम ने जो अवधारणा दी थी कि वह पदार्थ है, तो वो पदार्थ नहीं होकर क्या हुआ, एक पदार्थ की अवस्था मानेगी। तो ये हुआ आपके कोलाइड का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, और फिर कोलाइड के बारे में बताया। तो हमने देखा कि ये कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में, जिसका वर्णन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। देखो तो ये टॉपिक क्या है, कणों के आकार के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो क्या हेडिंग हो जाएगा आपके, हेडिंग है आपके कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। कणों के आकार के आधार पर विलयन, आधार पर विलयन। अब देखो तो कणों के आकार के आधार पर जो विलयन है, ये आपके अलग अलग 3 प्रकार के विलयन बताए गए। यानी कणों के आकार के आधार पर हम विलयनों को 3 प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में बांटते हैं, 3 प्रकारों में। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो ये जो टेबल है, इसमें हम तीनों प्रकार के विलयन बताएंगे। विलयन जो आपके 3 कौन कौन से होंगे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। तो सबसे पहले क्रम संख्या, यहां आ जाएंगे गुण, यहां आ जाएगा पहला विलयन कौन सा है, वास्तविक विलयन। कौन सा है, वास्तविक विलयन। दूसरा होगा आपके कोलाइड, और तीसरा होगा आपके निलंबन। अब देखो तो सबसे पहले जो है इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले इसका गुण लेंगे अपन, कणों के आकार के आधार पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना इसका क्या बनता है। देखो तो पहला है आपके कणों का आकार, पहला पॉइंट ये अपन क्या ले लेते हैं, कणों का आकार। तो पहला है आपका गुण क्या है, कणों का आकार। तो कणों का आकार क्या होगा, वास्तविक विलयन जो होता है इसको आप ध्यान रखो 1 नैनोमीटर से कम, क्या लिखेंगे, 1 नैनोमीटर से कम, या इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻7 से भी क्या होगा, ये कम होगा।
और जो कोलाइड है इनका आकार क्या होता है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होगा। और इसमें अगर सेंटीमीटर में लें तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर तक। 10⁻5 बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और निलंबन जो विलयन है इसमें कणों का आकार क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक। या इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इस रूप में लिखे तो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो कणों के आकार के आधार पर आप क्या देख रहे हो कि जो वास्तविक विलयन है उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड के कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। यह प्रश्न पूछा गया कई बार परीक्षा में कि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार कितना होता था, क्या बोलना है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक या 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक, जबकि निलंबन विलयन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट है आपका ये वो कणों का आकार। तो अब लेते हैं इसकी प्रावस्था। क्या लेते हैं इसकी प्रावस्था। तो वास्तविक विलयन क्या है, तो देखो इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण दिमाग में रख लो। वास्तविक विलयन है आपका नमक का जलीय विलयन। क्या है, नमक का जलीय विलयन। तो उस नमक के जलीय विलयन में क्या होगा कि नमक को जब अपन पानी के अंदर डालेंगे तो हमें ना तो नमक के कण दिखाई देंगे ना पानी के कण, उनको अपन अलग नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर प्रावस्था एक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक ही, है कि नहीं। और कोलाइडी विलयन जो है उसको हम जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम 2 अवस्थाएं दिखाई देगी। यानी इसके अंदर प्रावस्थाएं कितनी हो जाएगी, 2। और निलंबन जो विलयन है इसमें जो इसका उदाहरण क्या होगा निलंबन विलयन का, पहले तो ये दिमाग में रखो, मिट्टी को आपने जल के अंदर घोल दिया, यानी रेत का जलीय विलयन। तो रेत के कण अलग दिखाई देंगे और जो जल है उसका अलग दिखाई देगा। तो हम रेत और जल को पृथक कर सकते हैं, यानी इसमें भी कितनी प्रावस्था हो जाएगी, 2। तो प्रावस्थाएं कितनी होगी इसके अंदर वास्तविक विलयन में 1 और इनमें 2। अब देखो नेक्स्ट है इसका प्रकृति, नेचर। तो देखो ये जो है नमक को जल के अंदर डाल दिया तो और उसको घोल दिया, तो क्या हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो आपके मिल जाएगा समांगी। इसकी प्रकृति कैसे होगी, समांगी। जबकि इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें अलग अलग घटकों को अलग कर सकते हैं, तो ये विषमांगी होगी। और अब इसे अपन नग्न आंखों से देख लेंगे कि मिट्टी के कण ये हैं और जल ये अलग है ना, अलग अलग देख सकते हैं। तो जो वास्तविक विलयन है इसकी प्रकृति कैसी होगी, समांगी। इसकी कैसी होगी, विषमांगी। और इसकी भी कैसी हो जाएगी, विषमांगी। तो ये अलग अलग नेचर होगी इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गुण लेते हैं। तो कुछ गुण अपन कोलाइड के ले लेते सीधा। तो ये जो है जैसे कोलाइड में पाया जाता है आपके टिंडल प्रभाव। क्या पाया जाता है, टिंडल प्रभाव। तो ये 2 गुण जो है वो कोलाइड विलयन के ले रहे हैं। कौन सा गुण है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो है कौन दर्शाएगा, केवल कोलाइड विलयन दर्शाएगा, जबकि वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन नहीं दर्शाएंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, दर्शाता है। या उपस्थित। और ये दोनों क्या देंगे, नहीं दर्शाते। नहीं दर्शाते हैं और ये भी नहीं दर्शाते। नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखो एक तो मैंने कहा 2 गुण ले लेते हैं, एक तो टिंडल प्रभाव और एक प्रभाव होता है ब्राउनी गति। क्या होता है,
ब्राउनी गति। तो ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को अपन विस्तृत आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ब्राउनी गति जो जिगजैग गति या टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है, तो ये कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है? केवल कोलाइडी विलयन। तो इसमें क्या लिखेंगे? दर्शाता है। सेम ये आ जाएगा। और ये भी ब्राउनी गति नहीं दर्शाते हैं और ये भी नहीं दर्शाते। अब इसके एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण क्या हो जाएंगे बोलो? अगर एग्जाम्पल ले इसके तो इसका क्या होगा? NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, तो क्या लिखें इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल क्या हो गया? NaCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन। और कोलाइड का उदाहरण क्या हो गया बताओ? स्टार्च का विलयन, स्टार्च का विलयन, गोंद का विलयन, स्टार्च का विलयन इसके अंदर आएंगे, दूध भी इसके अंदर आएगा। और निलंबन क्या हो गया? रेत का जलीय विलयन, या ना मिट्टी रेत कुछ भी लिख दो, रेत का जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो इस प्रकार कणों के आकार के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक, कोलाइड और निलंबन। तो वास्तविक जो है इसके कणों का आकार कितना है? 1 नैनोमीटर से कम, 1 से 1000 नैनोमीटर तक, और 1000 नैनोमीटर से अधिक। इसमें प्रावस्था 1 होगी, इन दोनों में 2 होगी। इसकी प्रकृति कैसे होगी? समांगी, और इन दोनों की विषमांगी। जबकि टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति कौन दर्शाता है? केवल कोलाइड दर्शाता है, जबकि ये दोनों नहीं दर्शाते। और इसका एग्जाम्पल ये हो गया। तो अपन ने शुरू किया था कोलाइड, तो सबसे पहले क्या देखा? शाब्दिक अर्थ देखा। शाब्दिक अर्थ के बाद में क्या देखा हमने? थॉमस ग्राम ने इसको पदार्थ कहा था। फिर आधुनिक मतानुसार ये कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइड विलयन है। तो अब हम पढ़ते हैं कोलाइड विलयन। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, कोलाइडी विलयन अब देखो, अभी आपने पिछली स्लाइड इसके अंदर क्या देखा? अभी बताया था आपको कि इसकी प्रकृति कैसी है? विषमांगी है। तो इसका मतलब क्या? देखो, ये जो कोलाइड होते हैं, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन है जिसमें 2 घटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 घटक। एक घटक का नाम होता है परीक्षित प्रावस्था और एक घटक का नाम होता है परिक्षेपण माध्यम, और यह विलय और विलायक के रूप में कार्य करता है। तो कोलाइडी विलयन जब भी देखेंगे तो उसमें 2 घटक होंगे, एक तो परीक्षित प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। तो देखो क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यह एक विषमांगी विलयन है जिसमें 2 घटक परिक्षिप्त प्रावस्था, वो बताएंगे इसके बारे में। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम पाया जाता है, माध्यम पाया जाता है। तो ये हो गई कोलाइडी विलयन की परिभाषा, नोट कर लेना इसको। अब देखो, इसको अपन शॉर्ट के अंदर बता सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था विलय है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? माध्यम विलायक है। क्या है? विलायक। तो हमें ऐसा लिखते हैं इसको कि जैसे कोलाइडी विलयन है, क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिखो, कोलाइडी विलयन बराबर, यानी किससे मिलकर बनेगा? क्या क्या घटक है आपके पास में? बोलो। एक तो है परिक्षिप्त
प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा घटक क्या है आपके पास में, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। अब देखो, जो परीक्षित प्रावस्था है वो किस रूप में काम कर रही है आपके, ये काम कर रही है विलय के रूप में। किस रूप में काम कर रही है, विलय, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम किस रूप में काम कर रहा है, विलायक के रूप में। और सरल देखें तो क्या हो जाएगा, विलय क्या होता है, कम मात्रा में, विलय क्या होता है, कम मात्रा में, और विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, परीक्षित प्रावस्था क्या होगी, कम मात्रा, इसकी क्या होगी, लेस देन, और ये क्या होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। तो ये हुआ आपके कोलाइडी विलयन की परिभाषा। तो अब हम पहुंचे हैं कहां पर, कोलाइडी विलयन पर। ये कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन है जिसमें दो घटक, परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम पाया जाता है। परीक्षित प्रावस्था विलय के रूप में कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि परिक्षेपण माध्यम विलय के रूप में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो कोलाइडी विलयन की परिभाषा देखने के बाद अब हम कोलाइड के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, कोलाइड के वर्गीकरण को। यह वर्गीकरण जो है बड़ा है, वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इसके कुछ भाग को पढ़ेंगे। तो अगला आपके हेडिंग है कोलाइड का वर्गीकरण। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका कोलाइड का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो देखो, कोलाइड जो है इसको हम अलग अलग आधारों पर बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, अलग अलग आधारों पर। तो इनको देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोलाइड का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, कोलाइड का वर्गीकरण निम्न आधार या निम्न आधारों पर किया जाता है, पर किया जाता है। तो कंप्लीट नोट्स बन रहे हैं आपके। अब देखो, सबसे पहला प्रकार आधार है इसका, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। पढ़ा भी आपने, जो विलय के रूप में पाया जाने वाला घटक है। तो पहला आधार क्या है आपके, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर पहला वर्गीकरण। दूसरा क्या आएगा, दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, कि परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपके कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। क्या लिखेंगे, कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर, आकर्षण के आधार पर। ठीक है। और चौथा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कणों के आकार के आधार पर, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कणों के आकार, आकार के आधार पर। तो ये चार प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करेंगे, जिसमें से
आज हम प्रक्षेपण माध्यम और भौतिक अवस्था के आधार पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, तो यहां जो कणों के मध्य आकर्षण बल है ये परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल होगा, ठीक है। और ये कणों का जो आकार होगा ये होगा केवल परिचित प्रावस्था। तो यहां पर अपन डायरेक्ट केवल लिख सकते हैं किसके, परिचित प्रावस्था के, परिचित प्रावस्था के, परिचित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर होता। तो पहला अपन उदाहरण ये लेते हैं, वर्गीकरण कौन सा, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। तो क्या होगा, तो इस आधार पर जो कोलाइड है ये आपने जो परिक्षेपण माध्यम लिया उस पर निर्भर करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड। अब देखो, जैसा आप परिक्षेपण माध्यम लोगे वैसा क्या बन जाएगा, आपका कोलाइड बन जाएगा। जैसे इसका है पहला प्रकार अपन लेते हैं ए। जैसे आपने अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम जल ही लिया है तो अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल। क्या कहेंगे उसे, हाइड्रोसोल। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है। एक बार बताऊंगा सभी अपना आता जाएंगे। तो क्या जाएंगे, क्या लिखेंगे, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जल होता है। अब मान लो आप जल की जगह एल्कोहल ले लो। क्या ले लो, एल्कोहल। तो उसे अपन क्या कहेंगे, एल्कोसोल। क्या कहेंगे उसे, एल्कोसोल। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, परिक्षेपण माध्यम जब क्या हो, परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होगा। क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, समझ जाओगे इससे, परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होगा। और यदि मान लो आप क्या ले रहे हो, यदि आप बेंजीन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, बेंजीन, तो उसे अपन कहेंगे बेंजोसोल। क्या कर देंगे उसे, बेंजोसोल। तो क्या याद रखना है, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो क्या लिख देंगे, परिक्षेपण माध्यम। अभी पूछा मैंने कि बेंजीन का फॉर्मूला बताना आपको और इसका अणुभार बताना है, बेंजीन होगा। और अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम क्या था, वायु, तो उस अपन क्या कह देंगे, एरोसोल। क्या कह देंगे उससे, एरोसोल। तो क्या लिख देंगे, परिक्षेपण माध्यम क्या जाएगा इसके अंदर, परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा इसके अंदर, एरो यानी वायु, हवा। तो ये हो गया आपके पहला वर्गीकरण कैसा, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड। हाइड्रोसोल, हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोसोल हो गया, एल्कोहल लिया तो एल्कोसोल हो गया, यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन लिया तो बेंजीन हो गया, और अगर मान लो वायु है तो एरोसोल हो गया। तो ये हो गया पहला प्रकार का वर्गीकरण। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले कोलाइड को शुरू किया कि कोलाइड का शाब्दिक अर्थ देखा, फिर कोलाइड की जो अवधारणा है थॉमस के अनुसार बताई, फिर कोलाइडी विलीन को बताया, विलीनों के अलग अलग प्रकार बताएं, और कोलाइड का वर्गीकरण प्रारंभ किया, जिसमें एक सिंपल प्रकार के वर्गीकरण को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है
भौतिक अवस्था के आधार पर है, जिसमें हम एक पूर्ण टेबल के रूप में अलग अलग भौतिक अवस्था के आधार पर परीक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को रखेंगे और उसको उदाहरण सहित कंप्लीट समझेंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ें और जो भी टॉपिक बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।